गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हम तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे। उम्मीद है कि उसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग सॉल्व कर चुके होगे, तुम लोग बना चुके होगे। और यदि कोई क्वेश्चन बाकी रह गया होगा तो हमसे कांटेक्ट करना, कमेंट से भेजना। हम तुम लोग को सॉल्व करके भेज देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ दिखते हैं तो क्या वो शुद्ध है या नहीं है। हम लोग तो यही जानते हैं कि सब शुद्ध है। ये दूध है, ये घी है, नमक है, ये मसाला है, ये पानी है, ये जूस है, सब शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से इसकी परिभाषा अलग हो जाती है कि पदार्थ शुद्ध है अथवा नहीं। तो आज हम इसी के बारे में तुम लोग को बतलाएंगे। पदार्थ कैसे शुद्ध होता है, उसकी तो हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ हमारा दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल वाटर या जूस सब शुद्ध होता है। कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे बहुत शुद्ध है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, ये लगता है बहुत अच्छा है, उसी को हम लोग शुद्ध मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, ये शुद्ध नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। ऐसे हम लोग बोलते रहे दूध दूध तो बिल्कुल प्योर है, ये पानी भी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से ये शुद्ध नहीं है, ये मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए लोहा है, तो लोहा का पदार्थ, उसका एक एक कण सभी समान रासायनिक प्रकृति के होंगे। चाहे हम लोहा को चूर दें, लोहा को पीट दें, लोहा को हम गला दें, लोहा से हम तार बना लें, लोहा से हम बर्तन बना लें, लेकिन लोहे में जो मौजूद सभी कण हैं उनका समान रासायनिक प्रकृति होगा, तो वो कहलाएगा शुद्ध पदार्थ। हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से भी बने होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। अब है कि मिश्रण क्या है। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, वह एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है। जिसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, वह एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकृत करके या आसवन विधि द्वारा हम जल से अलग कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी भी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसलिए इसका क्योंकि इसका यौगिक समान रहता है। चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की मात्राएं से चीनी पदार्थ बनता है और इनमें चीनी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात बिल्कुल निश्चित रहता है और हमेशा एक समान होता है। इसलिए हम लोग चीनी को यौगिक कहते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण
नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है और इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप पे देखिए 2:1 में कुछ ग्रुप में स्टूडेंट लोग को कुछ ग्रुप में बांट देंगे, ABCD ग्रुप में बांट देंगे। ग्रुप 1 बच्चों को 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण देंगे और ग्रुप बी को 50 ml जल और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर देंगे। फिर ग्रुप सी को कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड देंगे और डी को भी वही पोटेशियम परमैंगनेट और साधारण नमक देंगे और दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा देंगे। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों का मिलाकर मिश्रण तैयार करेंगे। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ए और बी को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों का कॉपर सल्फेट दिया गया था। किसी में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट था और बी में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट की मात्रा थी। तो इस तरह से उसकी बनावट तो समान हुई और मिश्रण को हम सामंगी मिश्रण अथवा विलयन कहेंगे, घोल कहेंगे, विलयन या सॉल्यूशन। समांगी मिश्रण, विलयन और सॉल्यूशन तीनों एक ही चीज हुआ। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक का घुलना, जल में चीनी का घुलना, जल में फिटकरी का घुलना, जल में मिश्री का घुलना। तो दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना हम ए और बी स्टूडेंट ग्रुप को जब देखते हैं तो दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करते हैं। तो दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, अलग अलग है। तो यह दिखलाता है कि सामंगी मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं, अलग अलग संघटन रख सकते हैं। एक में थोड़ी सी मात्रा थी और बी ग्रुप में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट की मात्रा थी। अब ग्रुप स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं, जो कि आपस में घुलता नहीं है, उसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। और भी उदाहरण देखिए, सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल का मिश्रण, ये सब विसमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 2.2 में देखते हैं। कक्षा को पुनः 4 समूहों ABCD में हम लोग बांटते हैं। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दे। ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे, बी को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे, सी को चौक का चूर्ण देते हैं या गेहूं का चूर्ण देते हैं और डी को दूध या स्याही की कुछ बूंदें। अब हम कांच की छड़ की सहायता से हर नमूनों को जल में मिलाने को कहेंगे और जल में हम मिला करके देखेंगे। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालेंगे और इसको सामने से देखेंगे। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखलाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय शांत छोड़ देंगे। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण की तैयारी करेंगे और क्या मिश्रण स्थिर है या नहीं।
कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। अब हम मिश्रण को छानने की प्रक्रिया करते हैं। फिल्टर पेपर से हम देखते हैं छान करके कि ए बी सी डी कौन सा समूह का विलयन कैसा है। तो सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए में देखते हैं कि ए और बी एक विलयन पाते हैं, और सी जो है, स जो है, उसपे एक निलंबन पाते हैं, और डी में कोलाइड विलयन पाते हैं। तीनों में 3 तरह का विलयन हम देखते हैं। ये चित्र दिखलाया गया है, परख नली है, कीप है, फिल्टर पेपर है। ये किस तरह से हम छान रहे हैं वो प्रयोग में निस्यंदन की क्रिया यानी कि छानने की क्रिया को दिखलाया जा रहा है। अब हमें विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ से हम क्या समझते हैं? पदार्थ तो फर्स्ट चैप्टर भी हम अच्छा सा आप लोग को समझाए थे। पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ मास होता है, और वे स्थान घेरती है, वो पदार्थ कहलाते हैं। उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ स्थान घेरती ही है, वो पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन विज्ञान के हिसाब से हमारा पदार्थ हुआ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं, और वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो बना हुआ होता है वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। प्रश्न 2 है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर है? समांगी मिश्रण हो गए जैसे जल में हम नमक या चीनी का घोल बनाए, जब हम कुछ देर के बाद उसको देखते हैं तो नमक और चीनी जल में इस तरह से घुल जाते हैं कि उनका एक भी कण उसमें दिखलाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह के घोल को हम कहते हैं समांगी। और विसमांगी जिसमें विलायक विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, उसे कहते हैं विसमांगी। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और चीनी, नमक और कई सारे उदाहरण हैं। लोहे की छीलन, नमक, सल्फर, जल और तेल, पेट्रोल और पानी, ये सब हमारे विसमांगी मिश्रणों के उदाहरण हैं। अब है विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण है। जो मिश्रण अभी हम बताए कि सामंगी और विसमांगी में क्या अंतर है, वही सामंगी मिश्रण है, वह विलयन है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। हम लोग प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, जैसे नींबू पानी, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस तीनों मिले हुए हो। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन यानी कि मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद हमेशा एक ही तरह का रहेगा। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से विकसित हुए, समान रूप से उस जल में घुल गए हैं। कुछ मिश्र धातु का उदाहरण देखिए, ठोस से ठोस। ये धातु के भी सामान्य मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जो है वह जिंक और कॉपर के का मिश्रण से बनता है। उसमें जिंक 30% और कॉपर 70%। इसी तरह कांसा जो है वह कॉपर और एसिड द्वारा बनता है।
किसी विलयन का दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। किसी विलयन को दो भागों में मतलब कि विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन वह घटक है विलयन वह घटक है जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन उसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। तो विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला हुआ होता है, उसे विलय कहते हैं। जो विलायक में घुल जाता है वह कहलाता है विलय। विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं और विलय को सॉल्यूबल बोलते हैं। जो जल में घुल जाता है उसको सॉल्यूबल बोलते हैं यानी कि विलय बोलते हैं, और जल अपने अंदर घुलाता है इसलिए उसको बोलते हैं विलायक। और जब बन जाता है वह एक घोल तैयार हो जाता है, विलयन तैयार हो जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, उसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। वात युक्त पेय जैसे हम लोग पीते हैं, सोडा जल पीते हैं, कोका कोला इत्यादि तरल विलयन जो भी है उनमें गैस के रूप में रहता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय होते हैं और जल विलायक होता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहता है। जब भी हम किसी कोक से पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल खोलते हैं तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फटफटा करके बाहर की ओर निकलती है। फोर्थ पॉइंट, वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को कहा गया है चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है इसलिए वह वायु का विलायक कहा जाता है, और ऑक्सीजन दूसरी गैस से बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। विलयन विलयन के कुछ गुण होते हैं, वो गुण को देखिए। विलयन के गुण, पहला पॉइंट, विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कण व्यास में 1 nm 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखलाई नहीं देता है। चौथा पॉइंट, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होता है। इससे हम क्या समझे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन में हम नमक, चीनी, फिटकिरी, मिश्री, जो भी चीज हम इसको डालेंगे जो पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है, जल में घुलनशील होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ती है, वो हमारा कहलाता है विलयन। और विलयन एक समांगी मिश्रण है। यहां तक समझ में आ गया। अब है विलयन की सांद्रता। कोई भी विलयन तैयार होता है तो वो तनु है या सांद्र है, यानी कि वो गाढ़ा है, एकदम प्योर है, या तनु है, ये हम इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो विलयन की सांद्रता के लिए हम लोग
एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। 2.2 में हम देख रहे हैं कि समूह ए और बी के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। तो हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसको तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु मतलब पतला, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, और सांद्र हो गया, हम उसको इस अपने भाषा में उसको गाढ़ा या संतृप्त घोल कहेंगे। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह ए द्वारा प्राप्त विलयन समूह बी की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 में हम देखते हैं कि दो पृथक पृथक विकरों में 50 ml जल लेंगे और एक विकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लेंगे। तीसरा, जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए विकर को गर्म करेंगे ताकि विलेय पदार्थ और घुलना शुरू हो जाए। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करेंगे। क्या दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने के विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि जब हम जल में नमक या चीनी को घोल रहे हो तो घोलते 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 एक बार घुलना बंद हो जाता है, फिर उसको हम लोग टेम्परेचर बढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो उसमें और भी नमक और चीनी घुलना शुरू हो जाता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि फिर पदार्थ घुलना बंद कर देता है। तो विलयन में विलेय पदार्थ जब नहीं घुलता है, वहीं पर रुक जाता है, तो उस तरह के विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। तो विलेय की पदार्थ की वह मात्रा विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है कि वह कितना घुला, जल में उसका घुलने का क्षमता कितना था। तो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त घोल न होकर उससे थोड़ा सा कम है तो हम इसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लेंगे और उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता पृथक पृथक होती है। इसको ठीक से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि उपरोक्त क्रियाकलाप से हम क्या समझ रहे हैं कि एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की यानी कि अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता यानी कि घुलने की क्षमता और विलयन में घुलने की क्षमता अलग अलग होती है, पृथक पृथक भिन्न भिन्न होती है। तो विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। फिर से इसको समझिए, विलायक की मात्रा में
घुले हुए विलय पदार्थ, विलय की मात्रा जैसे जल, दूध, पानी, जिसमें हम जिस चीज को घोल रहे हैं, तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता क्या हो गई? विलय की मात्रा, जो पदार्थ इसमें घुला हो, जो पदार्थ की मात्रा इसमें घुली है, उसकी मात्रा विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। वो सॉल्यूशन, वो घोल की मात्रा, जो घोल है, या विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। विलायक जो अपने में घोल लिया हो, विलायक अपने में पदार्थ को घोल लेता है, वह विलायक हुआ। तो विलयन की सांद्रता में कहलाएगी विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, या विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, दोनों सेम है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा मेथड है द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन प्रतिशत, को हम इस तरह से बनाएंगे। विलय पदार्थ का द्रव्यमान, जो पदार्थ घुलता हो, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणे 100। तो एक उदाहरण है, आप देखिए। उदाहरण 2.1 में एक विलयन है जो कि 320 ग्राम है, ठीक है। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। एक घोल है, एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है, उसमें 320 ग्राम विलायक जल है, में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। कैसे हम निकालेंगे? विलय पदार्थ हो गया हमारा नमक, जो कि जल के अंदर घुला है, तो विलय पदार्थ नमक का द्रव्यमान है 40 ग्राम, और विलायक विलायक और हाँ, विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है, और विलायक जल का द्रव्यमान है 320 ग्राम। तो हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय पदार्थ प्लस विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान हम ऐसे निकालेंगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो उसके अंदर घुला हो, और विलायक का द्रव्यमान जिसके अंदर घुला हो। तो दोनों मिला के हो जाता है 40 ग्राम हमारा नमक हो गया विलय पदार्थ, प्लस 320 ग्राम जल का द्रव्यमान, टोटल 360 ग्राम विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब हमें उनका प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत में हम विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान था 40 ग्राम नमक, और विलयन का द्रव्यमान हो गया 360 ग्राम गुणे 100। इनको काटने के बाद 11.1% सांद्रता दिखलाया जा रहा है। विलयन की सांद्रता क्या है? अब हम देखते हैं कि निलंबन क्या है। निलंबन क्या है?
क्रियाकलाप 2.2 टू निलंबन क्या है उसमें देख रहे हैं कि 2.2 में समूह सी के द्वारा पाया गया जो विसमांगी घोल था, उस घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वह निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है। ये ग्रुप सी में आप देखेंगे जिसमें चौक या गेहूं का आटा दिया गया था, वह कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाते हैं, वे घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब पहले कि हम निलंबन के गुणधर्म को जान ले कि यह क्या होता है, तो निलंबन की गुणधर्म है, पहला पॉइंट यह एक विसमांगी मिश्रण होता है, इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। थर्ड, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसमें उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। चौथा, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को हम मिश्रण से पृथक आराम से कर लेते हैं, पृथक कर लिया जाता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। उसके बाद उसके बाद क्या है, कोलाइडल। कोलाइडल विलयन क्या है? सबसे पहला था विलयन, दूसरा था निलंबन और तीसरा कोलाइडल। अब कोलाइडल क्या है? 2.2 में समूह डी द के द्वारा प्राप्त मिश्रण में कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विसमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। कोलाइड्स के कुछ सामान्य उदाहरण है, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव ठोस गैस में, परिक्षेपण माध्यम गैस गैस, ठोस गैस, गैस द्रव, द्रव द्रव, इस प्रकार एरोसोल एरोसोल फोम। उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वच्छता। इसके बारे में और आगे बताइए। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल इफेक्ट कहा जाता है और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। कॉपर ए में कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है और बी में दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखलाता है। मार्ग दृष्टिगोचर होता है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जब हम टॉर्च जलाते हैं, यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है, वहां हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं
जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण द्रव, ठोस, गैस, इधर है एरोसोल, द्रव गैस। उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस गैस एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस द्रव, फोम, शेविंग क्रीम। द्रव इमल्सन, दूध, फेस क्रीम। इधर ठोस द्रव, सोल, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़। गैस ठोस फोम प्रकार, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस। और द्रव और ठोस प्रकार, जेल, जेली, पनीर, मक्खन। फिर ठोस परिक्षेपण ठोस और प्रकार भी ठोस, रंगीन रक्त पत्थर और दुधिया कांच। अब है अब है कोलाइट के गुणधर्म। कोलाइट के गुणधर्म में यह एक विषमांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। कोलाइट के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जाती है। पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइड रूप में रहता है उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे डिस्पर्सिंग माध्यम कहते हैं, मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। आज यही रहने देते हैं और इसको मैं कल फिर से आप लोग को समझाऊंगी कोलाइट के गुणधर्म को। आज आप लोग इतना इसको रीडिंग लगा लीजिएगा और इसके आगे कल कोलाइट के गुणधर्म और आगे के भाग को हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।